नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जीडीपी अंग्रेजी में जितनी खुशनुमा लगती है उतनी हिंदी में नहीं। सकल घरेलू उत्पाद बोलते ही सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही की प्रतिध्वनि गुंजायमान हो जाती है। भारत की राजनीति में भाषणों का स्तर 10वीं कक्षा की चल दमयंती चल वैजयंती वाद विवाद प्रतियोगिता से ऊपर नहीं उठ सकता है। चल दमयंती चल वैजयंती वाद विवाद प्रतियोगिता में ट्रॉफी एक ही होती है, विजेता कोई भी हो मिलेगी वही ट्रॉफी। अगर आप बीच में संस्कृत के श्लोक पढ़ दें, ना खुद मतलब पता हो ना जनता के बीच अधिकतर को पता हो, तब आपके पांडित्य का प्रभाव दीर्घकालिक पड़ता है। पांडित्य का प्रभाव अगर बढ़ाना है तो अर्थ की तरफ कम, ध्वनि की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। आग्रह है कि टीवी की आवाज बढ़ा लें। मैं वेट कर रहा हूं, बढ़ा लीजिए। जब जनता अपनी नागरिकता छोड़ भक्ति में लीन हो जाए तो उसे जनता नहीं जजमान कहना चाहिए। तो कथा शुरू हो चुकी है जजमान। बात उन दिनों की है जब बयानों की आंधियां चला करती थीं। कल्पनाओं के पत्ते जमीन पर गिरने से पहले आसमान तक उड़ आया करते थे। अखबारों और चैनलों की सुर्खियों का मोटापा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूबे छात्रों की बारीक नज़रों से भी ओझल हो चुका था। नज़दीक का चश्मा पहनने वाले हे जजमान डबल डिजिट ग्रोथ के सपनों में संलिप्त हो चुके थे। बीच बीच में संस्कृत निष्ठ शब्द बोलने से आपका वक्तृत्व यानी वक्ता होने के कौशल में 36 गुणों का निखार आता है। इससे संस्कृत का विकास तो नहीं होता मगर वक्ता का विकास हो जाता है। तो जजमान कहानी इस भूमिका से आगे की है। प्रगतिशील प्रखर विवेकशील दूरदृष्टा पीयूष गोयल नामक मंत्री के उन बयानों को पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक में देखने की उत्सुकता मन मस्तिष्क में कोलाहल कर रही है। 18 जून 2018 को पीयूष गोयल का यह बयान पाठकों ने पढ़ा ही होगा कि 2019 की आखिरी तिमाही में जीडीपी की दर 10% हो जाएगी। 10% यानी डबल डिजिट। युग्मित संख्या के विकास दर से युग परिवर्तन की आहट का अंदाजा मंत्री जी को जून 2018 में ही हो गया था। जब 2019 शुरू हो गया तो पाठकों ने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 2020 में जीडीपी के 7.5% रहने की उम्मीद है। बयानों में ही हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद और अंग्रेजी में जीडीपी 2.5% कम हो गई। 2019 की आखिरी तिमाही में किसी ने 10% वाली जीडीपी नहीं देखी। ना ही मंत्री जी ने कहा कि उनका अनुमान गलत क्यों निकला। 2020 की जीडीपी भी 7.5% नहीं रही, 4.2% आ गई। प्रश्न यथोचित है कि इन बयानों से पहले किन तथ्यों का पूर्वालोकन किया जाता है। ऐसी हिंदी जरूरी है ताकि जनमानस पर आपका गहरा प्रभाव पड़े। वक्ताहीन नेतृत्व से वंचित नेता और समाज को लगे कि वक्ता आ गया है। कल्पनाएं पत्तों की तरह उड़ रही हैं, आंधियों की पीठ पर सवार हवाएं सीटियां बजा रही हैं। 2 जून को आंग्ल भाषिक समाचार पत्र में मंत्री जी कह रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि कोविड का असर कुछ भी नहीं होगा, भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर लेगी। याद दिलाया ताकि पता चले कि पीयूष गोयल जीडीपी पर बोलते रहे हैं, ताकि आप यह न समझें कि -24% जीडीपी पर बोलना उनका काम नहीं है। नाउ लेट्स फील द साइलेंस। अब टीवी की आवाज कम कर लीजिए। जीडीपी गिरती रहती है, बढ़ती रहती है, परंतु ऐसा भी क्या कि सिर्फ चढ़ने की संभावनाओं पर ही बयान हो। जब गिर जाए तो चुप्पियों का मैदान हो। चपल चंचल चीखत चिल्लाहट एंकरिंग युग में अर्थतंत्र की नित घबराहट की कथा कैसे कहूं प्रभुवर जजमान। नोटबंदी के समय जीडीपी को लेकर क्या कहा गया था। 4 दिसंबर 2016 को पीयूष गोयल का ट्वीट है कि नोटबंदी का असर जीडीपी के ग्रोथ में दिखेगा। अगले दिन फिर ट्वीट करते हैं कि नोटबंदी से नकदी लेन देन बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी। 2017-18 की तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% हो गई थी। तब पीयूष गोयल ने ट्वीट किया था कि इंडिया ऑन फास्ट ट्रैक,
2018-19 की पहली तिमाही में जीडीपी 8.2% हो गई थी। पीयूष गोयल ने हैशटैग लगाया था न्यू इंडिया न्यू मोमेंटम। 1 सितंबर 2018 अंग्रेजी के इस ट्वीट में कहा गया है कि एलिफेंट स्टार्ट्स रनिंग, Q1 GDP ग्रोथ सोर्स टू 9 क्वार्टर हाई ऑफ 8.2%, यानी हाथी ने दौड़ना शुरू कर दिया है। 1 फरवरी 2019 को बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जाने लगा है। 10 सितंबर 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अच्छा बयान दिया कि जीडीपी का गिरना और चढ़ना विकास का हिस्सा है, पार्ट ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो मैं यथोचित प्रश्न कर रहा हूं कि अभी जब -24% हुई है तो कम से कम बोलना चाहिए जिससे लगे कि गिरना भी उसी विकास का हिस्सा है। 1 फरवरी 2020 को बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जो ट्रेंड है उन्हें देखते हुए हमने वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी की अनुमानित नॉमिनल ग्रोथ 10% आंकी है। 28 दिन बाद कहती हैं तीसरे क्वार्टर की 4.7% की विकास दर का मतलब है कि इकोनॉमी में दम है। हम वापस युग्मित संख्या अर्थात डबल डिजिट का ग्रोथ पालेंगे। लेकिन इन चुप्पियों के पीछे की बात समझ नहीं आ रही है। हम समझते हैं कि राष्ट्रभक्ति के सामने रोजगार का मुद्दा चिनिया बादाम का मुद्दा है जिसे लोग आधा खाते हैं आधा गिरा देते हैं। बट देन दे नीड सम एश्योरेंस कि जो परीक्षा दी है उसकी नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्यों नहीं मिल रही है। अभी आपने देखा कि लाखों की संख्या में मां भारती की संतानें ट्विटर पर ट्वीट करती रहीं कि रेलवे की जो परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ गए हैं सहायक लोको पायलट की, उसकी ज्वाइनिंग का संकल्प हो जाए। द रेवोल्यूशन वॉज ट्वीटेड। मंत्री जी ने संकल्प पत्रक पर पुष्प अक्षत तो दूर बयान तक नहीं दिया कि चिंता ना करो मां भारती की संतानों, हमारे रहते ज्वाइनिंग हर हाल में होगी। उन्हीं का एक पुराना बयान था संसद में कि उनकी सरकार के रहते रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा के फॉर्म भरकर अपनी बेरोजगारी का हरण करने का प्रण लिए बैठे नौजवान मंत्री जी से परीक्षा की एक तारीख की घोषणा ना प्राप्त कर सके। ट्विटर पर भारत के नौजवानों की इतनी बड़ी हार कभी नहीं हुई थी। जिस ट्विटर और फेसबुक से न जाने कितनी चुनावी जीतों को मैनेज किया गया दुनिया में, उस ट्विटर पर अपनी हार को भारत की यह जवानी अपनी कहानी कहां लिखेगी। प्रियंका गांधी की ट्वीटरत राजनीति भी इनकी हताशाओं के शोर में खो जाती है। राष्ट्र की प्रगति के लिए उन्मुख छात्र विमुख रह जाते हैं, डर से लाइक बटन पर हाथ ना लगाते हैं कि कहीं निष्ठा पर प्रश्न ना हो जाए। पराजित युवाओं के लिए क्रांति फिल्म के गाने की एक पंक्ति प्रेरणादायक हो सकती है, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। प्यार का सुंदर गाना ही इंसान को सुंदर बनाता है। यू नो व्हाट आई मीन। हम सभी छात्रों ने अभी 1 सितंबर को ग्रैंड ट्विटर कैंपेन आयोजित किया था एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर के रिजल्ट के जो पेंडिंग पड़ा है पिछले 8 महीनों से उसकी तारीखों के लिए। और ये ट्विटर कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल रहा और उसी शाम को एसएससी के द्वारा हमें यह सूचित किया गया कि एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 3 का रिजल्ट 4 अक्टूबर को आ जाएगा। परंतु हालांकि वह ट्विटर कैंपेन जो उसका उद्देश्य था उसकी पूर्ति करने में वह सफल रहा, परंतु इसके अतिरिक्त छात्रों की एसएससी से कई सारी मांगे अभी भी शेष हैं, जैसे रैंक लिस्ट का मुद्दा, जैसे वेटिंग लिस्ट का मुद्दा, तथा एसएससी में एक ऐसी अथॉरिटी हो जिसके द्वारा छात्र अपनी समस्याएं, अपनी ग्रीवेंसेस डायरेक्टली उस अथॉरिटी तक रख पाएँ और एसएससी उनको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर सके। बच्चा एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के बाद इंतज़ार करता रहता है कि कब मेरी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो इसको सॉल्व करने का एक प्रयास है वो है आपका स्पीकअप कैंपेन। और इसके थ्रू ये मांग की जा रही है कि परीक्षा व्यवस्था में इस तरह का सुधार किया जाए कि समयबद्ध तरीके से परीक्षा हो, और अगर समयबद्ध तरीके से परीक्षा नहीं हो रही है तो जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए, ताकि एक इंटेंट दिखे सरकार का कि बच्चों को वाकई में सरकारी नौकरियां देनी है और वो इस एग्जाम्स की मन से तैयारी करें, ना कि इस पे चिंतित रहें कि हमारा कितने साल बाद ज्वाइनिंग होगा। अतः ट्विटर पर युवाओं का ट्रेंड आंदोलन फेल ही कहा जा सकता है। ट्विटर पर जन कल्याण हेतु सर्वसुलभ मंत्री जी ने बयान नहीं दिया। छात्र आ से आश्वासन ना पाकर ह से हताश हुए होंगे।
सहायक लोको पायलट की भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 में निकला था। आज तक भर्ती पूरी नहीं हुई, ज्वाइनिंग नहीं हुई। अप्रैल 2019 में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का फॉर्म भरकर छात्र बैठे हैं। तब से कुछ तो कहना चाहिए मंत्री जी को, है कि नहीं? अब आपको फिर से फ्लैशबैक में ले चलता हूं, जिसे हिंदी में पूर्व दीप्ति कहते हैं। वंस अपॉन ए टाइम साल 2017 का था, महीना अक्टूबर का। मंत्री जी ने कहा था कि रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां बन जाएंगी। उस दिशा में काम कर रहे हैं। 10 लाख, इधर 1 लाख की भर्ती का पता नहीं। बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि रेलवे में भले सीधे तौर पर ना मिले इतनी नौकरियां, लेकिन रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। रेलवे में होने वाली सीधी भर्ती का तो हिसाब दे ही सकते थे मंत्री जो थे। विदित है कि अगले 1 साल के लिए रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। कौन यह प्रश्न पूछे कि हम कैसे जांचें कि रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख में से कितनी नौकरियां बनी हैं? या ये बयान भी जीडीपी वाला बयान की तरह था? रेलवे के अफसर और कर्मचारी प्राइम टाइम कहीं छिपकर तो नहीं देखते हैं? आई मीन जस्ट आस्किंग बडी, डोंट वरी, आई कैन सी द टाइम वी आर लिविंग इन। संस्कृत तत्सम हिंदी, हिंदी उर्दू और अंग्रेजी का लुत्फ एक प्राइम टाइम में। माय माय, बचा ही क्या है देखने को, और देखकर करना भी क्या है। कथा आगे बढ़ रही है। जजमान, नागरिक अब जजमान ही तो हैं, अब जनार्दन नहीं रहे। ऐसी सूत्र पंक्तियां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को जीवन बिताने के बाद मिलती हैं। मैं अपनी तारीफ में क्या ही कहूं। आखिर जीडीपी पर बयान क्यों नहीं आए? ऐसा तो नहीं कि जीडीपी कभी नहीं बढ़ेगी, और अगर बढ़ गई तब भी मंत्रीगण चुप रहेंगे आज की तरह। लोकहित का कार्य बड़ा कठिन है, डगर है न पनघट है। इन पंक्तियों के भावार्थ 20 साल बाद आने वाले युग के लिए संरक्षित हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सी हिंदी बोल रहा हूं। यही वो हिंदी है जिसे बोलकर 10वीं क्लास में छात्र पुरस्कार प्राप्त करता है और चुनावों में विद्वता का अलंकार पाता है। स्कूलों और कॉलेजों के हिंदी विभागों द्वारा गढ़ी गई भारत के मानस की यही वाचन और भाषण आधुनिक शैली है। आइए प्रस्थान करते हैं, यानी कैमरा अब एंकर के श्रीमुख से विमुख होता है। गाजियाबाद चलता है। रात्रि का प्रहर है। अभिभावकों ने जागने का प्रण किया है। प्रदर्शन का कारण समझा जा सकता है। मुझे ज्ञात नहीं कि मच्छरों से बचने के लिए यहाँ गुड नाइट लगा था या नहीं, मगर इन अभिभावकों के लिए गुड नाइट ही नहीं हुई। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन और जिले के समस्त अभिभावक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। समस्त तो नहीं दिखाई देते, मगर जो अंश है उसी से कथा आगे बढ़ाता हूँ। इनका कहना है कि तालाबंदी के समय 3 महीने की फीस माफ हो। जिले के निजी स्कूलों की फीस अधिनियम 2018 के अनुसार बैलेंस शीट जांच कर फीस का निर्धारण हो। सीमा त्यागी साधना सिंह, भारती शर्मा नेतृत्व कर रही हैं। प्रश्न पूछा कि किस कारण से फीस माफी के लिए दधीची ऋषि की तरह हड्डी गलाने का संकल्प हुआ है, तो बताया गया कि बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कईयों के घर के सामान बिक गए हैं। सुनकर मन आहत हुआ। फिर सोचा कि जनता सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज से मुक्ति पा चुकी है, तो फिर इस आहत मन का बोझ कंधे पर कहाँ रखूं? जगह भी बहुत कम बची है। मैं पेरेंट्स हूँ। अभी तो 3 महीने काम नहीं होने की वजह से जो है तो हमारी एक तो नौकरी चली गई, दूसरा जो है तो खाने पीने की तंगी आ गई। तो हमने जो है तो घर के जो है तो जेवर भी बेच दी है। अब फीस के लिए जो है तो परेशान किया जा रहा है। तो जब खाने को नहीं है तो फीस कहाँ से भरेंगे? मेरी नौकरी छूट चुकी है और मैंने इसकी एप्लीकेशन भी स्कूल में दी थी कि मैं अभी फीस जमा करने में इस वक्त, क्योंकि मेरी नौकरी छूट चुकी है। अब नौकरी मेरी छूट चुकी है तो मैं कहाँ से फीस जमा करूँगा स्कूल में? अगर मैं घर का सामान बेचूँ, अपने घर की चीज़ें बेचूँ, तब जाके स्कूल की फीस जमा करूँ। स्कूल के माफियाओं के द्वारा शिक्षा को लेकर शोषण किया जा रहा है। टीचर्स का, अभिभावकों का फीस को लेके, क्लासेस ना लेके, ज़्यादा फीस लेके और टीचर्स को गलत तरीके से निकाला जा रहा है, जो कि फाउंडर टीचर्स हैं। यहाँ के शिक्षा माफिया जबरदस्ती गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं, हम लोगों से गुंडागर्दी कर रहे हैं और हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि आप पूरा फीस जमा करिए। जिनकी नौकरी गई है उनकी जांच कर उन्हें फीस में राहत मिलनी चाहिए, जिनकी नहीं गई है उन्हें फीस देनी चाहिए। ये मेरा मत है।
वरना शिक्षकों को भी वेतन नहीं मिलेगा। वैसे शिक्षकों को उन स्कूलों में भी वेतन नहीं मिल रहा जहां के अभिभावक फीस दे रहे हैं। जनता को जजमान कहना एक युगांतकारी सूत्र का प्रतिपादन करना है। जब जनता जजमान हो जाती है तो उसका मतलब है जजमान से लिया जाएगा, जजमान को दिया नहीं जाता है। इतना तो आप समझते होंगे। जजमानी सिस्टम के बारे में भी बताना पड़ेगा। एंकर को प्रोफेसर सुमित सरकार समझने की भूल ना करें। क्या ही तो शानदार टीचर थे, कमाल के मेरे टीचर थे। एनीवे, एक अंबेडकरवादी चिंतक इसकी जो यादगार व्याख्या करेगा जजमानी सिस्टम का, वैसा साहस और आनंद आपको यहां नहीं मिलेगा। 20 लाख करोड़ का स्मार्ट पैकेज, हेडलाइनों में इसे ऐसे छापा गया जैसे देखने वाला अपना नाम भूल जाए मगर ये ना भूले। डू यू रिमेंबर? आखिर 20 लाख करोड़ के पैकेज से क्या हुआ कि कहीं कोई असर नहीं दिख रहा है। छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के संगठनों ने कई बार कहा कि इस पैकेज से उन्हें कोई लाभ नहीं। इस सेक्टर में करोड़ों की संख्या में इकाइयां हैं। कम से कम इस 20 लाख करोड़ के पैकेज की कसम उठाते हुए जीडीपी पर बयान आ सकते हैं। लेकिन यहां तो राज्यों से कह दिया गया है कि जीएसटी का हिस्सा नहीं मिलेगा, आप कर्ज ले लीजिए। जीएसटी की वसूली भी कम है। आखिर ये 20 लाख करोड़ गया कहां? 115 दिन हो गए। 12 मई को पीएम ने घोषणा की थी। जीडीपी विकास का राजनीतिक सिंबल है। पूरी दुनिया में मंदी है। कई देशों में सरकारों ने माना है कि मंदी है, रिसेशन है। भारत में कोई बयान ही नहीं है। विगत वर्ष यानी लास्ट ईयर अगस्त में कॉरपोरेट को टैक्स छूट दी गई कि उनके पास पैसा आए, वे निवेश करें, नौकरियां बने। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वह छूट वापस ले लेनी चाहिए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तब तो कोई पूछे। जब कॉरपोरेट के पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, निवेश के पैसे नहीं हैं, तो ये कौन सा कॉरपोरेट है जो निजीकरण का लाभ उठाने वाला है? जो अपनी कंपनी नहीं चला पा रहा वो दूसरों की कंपनी कैसे चलाएगा, खरीदेगा? क्या यह पाठ्यक्रम का विषय नहीं होना चाहिए? 20 जुलाई 2020 का पीयूष गोयल का बयान है। कहते हैं सरकार का प्लान है कि मॉडर्नाइज किए गए ट्रेन स्टेशनों को प्राइवेट सेक्टरों को नीलाम कर दिया जाए। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 23 जुलाई 2020 को लिखा था कि कोल सेक्टर का निजीकरण करने से भारत के विकास की दिशा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो अभी तक क्यों नहीं किए? 24 अगस्त 2020 को एसबीआई के चीफ कहते हैं कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक का निजीकरण करने से बैंकिंग सेक्टर को कोई नुकसान नहीं होगा। 1 सितंबर 2020 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि केंद्र वन क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी पर भी विचार कर रहा है। अब जंगल भी। 3 सितंबर 2020 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपा है कि नीति आयोग ने केंद्र को बैंकों के विलय का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा है कि यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राथमिक तौर पर निजीकरण किया जाए। लगता है जैसे सेल लगी हो। चलो कंपनी खरीदो, वन क्षेत्र में भी प्राइवेट पार्टी। कमाल है, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं और कोई बता भी नहीं रहा है। बैंक का निजीकरण होगा। बैंक के वो अफसर भी चुप हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बड़े मुखर थे, खोए हुए थे। अभी टाइम लगेगा मुझे सॉरी बोलने में, पर उनकी कुछ कॉपियां हैं मुझे गाली देते हुए। कोई बात नहीं, बड़ी तस्वीर पर फोकस करते हैं। लेट्स बी क्लियर। इसी 2 सितंबर की खबर है दिशा सिंघवी और रेणु यादव की, लाइव मिंट की। आज अगर नौकरी चली जाए सैलरी क्लास की, तो जो 71% लोग उसमें से 6 महीने के बाद अपना घर नहीं चला सकेंगे। इनमें से कितने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाले हैं जजमान? मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर आप बताइए, अगर किसी के सामने ऐसा अर्थ संकट हो तो क्या उस पर बात नहीं करनी चाहिए? इन जजमानों को सहारा नहीं देना चाहिए। इनके तनाव की कल्पना मात्र से त्वचा की ऊपरी परत पर सिहरन हो जाती है। 31 अगस्त 2020 के अपने संपादकीय में इंडियन एक्सप्रेस में एक बात कही गई है। जजमान ध्यान दें, आप अब जनता नहीं हैं, जजमान हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को चेतावनी दी है कि वे जोखिम लेने से न कतराएं। ऐसा करेंगे तो यह आत्म पराजय होगी, सेल्फ डिफीटिंग इन इंग्लिश। बैंकों का कहना है कि जोखिम से बचने का बहाना कारण नहीं है, कारण है कि कोई लोन ले ही नहीं रहा है। अखबार लिखता है कि दोनों ही सही है, तराजू हो तो ऐसा हो दोनों सही लगे। क्या बैलेंस है? बैंकों में जमा राशि 14 लाख करोड़ की हो गई है, बढ़ गई है, जबकि लोन 5.5 लाख करोड़ से कम बटे हैं। बैंक भी सरकार की प्रतिभूतियां खरीद रहे हैं। 7.5 लाख करोड़ की सरकारी सिक्योरिटी यानी प्रतिभूतियों की खरीद कर चुके हैं।
उल्टा बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक में रख रहे हैं जहां बहुत कम ब्याज है। मतलब कर्ज के मैदान में याचक भी नदारद, दाता भी नदारद। नारायण नारायण। एक कारण और है, जो पहले से लोन दिया है उन्हीं के लौटने की उम्मीद नहीं तो बैंक नए लोन कैसे दे दें, किसे दे दें। सरकार कहती है दे दो, किसे? इस वक्त जो दौर गुजर रहा है सिर्फ बातों की दैनिक समझदारी की मांग करता है। महामारी को लेकर हमारी तैयारी और सतर्कता कैसी है? अर्थव्यवस्था को लेकर क्या हो रहा है? अगर आप फिर भी सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज में खोए रहना चाहते हैं, जहां कोई खबर है नहीं, साजिश हत्या से होते होते कवरेज अब ड्रग्स पर पहुंच चुका है। एक दिन इनका कवरेज आपके दरवाजे पर पहुंचेगा और कहेगा कि यही वो दर्शक हैं जो दिन रात सुशांत सिंह राजपूत का कवरेज देख रहे थे, देश को बर्बाद होने दे रहे थे। होगा जो कह रहा हूं वही हुआ है और वही होगा। इसलिए चैनलों पर आप देखें कि अब गालियां दी जा रही हैं। पूछिए मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं समय हूं। अब तो सरकार कह रही है कि ईएमआई पर ब्याज वसूली रोक दी गई तो यह वित्त के बुनियादी सिद्धांतों कैनन के खिलाफ होगा। किन सिद्धांतों के तहत बड़े कॉरपोरेट का लोन एडजस्ट किया जाता है, जिसे माफी भी कहते हैं? फिर आइए जजमानों की कथा सुने। अगर आप अब भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूबे हैं तो बिल्कुल मत निकलिएगा। नेहरू ने जो तबाही की है वाकई माफी के लायक नहीं है। आइए आपको ट्विटर जगत पर ब्याज मुक्ति की चाह में तड़प रहे चकोरों की कथा तक ले चलता हूं। आइए तो मिलन रॉय ट्वीट करते हैं पीएमओ इंडिया को और आरबीआई को, महोदय कृपया सरकार से ऋण पुनर्भुगतान पर रोक लगाने का अनुरोध करें। इससे भारत में लाखों परिवार बचेंगे। निजी कर्मचारियों और छोटे छोटे व्यवसायियों को छटनी व्यापार घाटे के कारण ऋण ईएमआई चुकाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। #extend moratorium। सुनील शुक्ला जी आरबीआई नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हैं कि महोदय सबको लोन मोरेटोरियम की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को है जिनका रोजगार चला गया है, जैसे कोचिंग बिजनेस था, होम लोन लिया था, बंद है, जॉब भी चली गई। ऐसे लोगों का सर्वे करें। बैंक कितने का लोन है बट इनकम बंद है, इन्हें इंटरेस्ट में भी राहत मिले, मोरेटोरियम भी मिले। प्रशांत पांडे जी भी ट्वीट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और आरबीआई, होम लोन, एचडीएफसी को, वित्त मंत्री को लिख रहे हैं कि सर आपसे निवेदन है कि कृपया करके मोरेटोरियम की अवधि दिसंबर तक बढ़ा दीजिए, क्योंकि देश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इस कारण से दिसंबर तक होम लोन को आगे बढ़ाया जाए हुजूर। शिवगुप्ता ट्वीट करते हैं आरबीआई गवर्नर को भी, महोदय जी बैंक का मोरेटोरियम दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का कष्ट करें। हमारे काम धंधे सब 6 माह से बंद हैं, परिवार के खर्चे चलाना भी कठिन है, अतः प्लीज मोरेटोरियम एक्सटेंड करो। सुधीर मिश्रा जी ये भी परेशान है। अब इस महीने से लोन की ईएमआई भी जमा करनी है, लेकिन काम पूरी तरह से ठप है। आपसे निवेदन है कि सब कुछ पहले जैसे चालू करें, जिससे हम जैसे लोग अपना जीवन यापन कर सकें, क्योंकि अब कोरोना से नहीं बल्कि आर्थिक तंगी से जान ज्यादा जा रही है। वैसे भी ऐसे लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं। अमित कुमार पांडे जी प्रधानमंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, रक्षा मंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दफ्तर को ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं वित्त मंत्री जी के ऑफिस से किसी भी ट्वीट का जवाब तक नहीं आता। बैंकिंग सेक्टर ने मोरेटोरियम का मजाक बनाकर रख दिया है। चंदन राजपूत आरबीआई को टैग कर लिखते हैं, श्रीमान गवर्नर महोदय जी हम लोग तो ठहरे मजदूर आदमी, हमको यह भी नहीं पता रेपो रेट क्या होता है। हमने ऐसा सुना है कि आरबीआई ने रेपो रेट 2 बार घटाया है, पर साहब हमारे फाइनेंस कंपनी ने तो 3 ईएमआई को 9 ईएमआई बना दिया है बड़ा करके। मॉरेटोरियम जब ये आया कोरोना के कारण, जब आरबीआई ने फैसिलिटी दी कि मॉरेटोरियम ऐसा एक फैसिलिटी है जिससे कस्टमर को फ़ायदा होगा, तो मैंने एनबीएफसी बैंक जो श्री इक्विपमेंट फाइनेंस है, मैंने उनको लेटर लिखा, मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई किया, मॉरेटोरियम आ गया। वो भी काफ़ी कंप्लेंट करने के बाद, आरबीआई का एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर मैंने कंप्लेंट करने के बाद, मेरी कंप्लेंट रेज करने के बाद ही मुझे मॉरेटोरियम मुझे दिया गया है। उसके बावजूद अभी जो ईएमआईस ये कोरोना के कारण सारा इंडिया नहीं, सारा देश, सारा वर्ल्ड पूरा परेशान है कोरोना के कारण।
तो इस करके अभी बिज़नेस भी नहीं हो रहा है। और इस पर ये जो इंटरेस्ट जो डाल रहे हैं ये भी गलत है। हम EMI नहीं बन सक रहे क्योंकि जो कोरोना के कारण। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वे ऑफ हो। मैंने पिछले साल प्राइवेट कंपनी का लोन लिया था और कोविड-19 में वो लोन की किस्त मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी के लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, मेरे घर पे आते हैं और लोन का हफ्ता किस्त मांगते हैं और दंड ब्याज भी भर दो ऐसा बोलते हैं। मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। पैंडेमिक के वजह से मेरे खेत में भी कुछ नहीं है और अभी भी मैं कुछ बुआई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास मेरा खुद का जीना मुश्किल हुआ है। पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेशन PMC बैंक के मामले में क्या हुआ था अब आपको याद नहीं होगा। बस दुआ कीजिए कि आपके साथ ऐसा ना हो। इस दुख को समझने की क्षमता अब जजमान हो चुकी जनता में नहीं बची। जब तक वह जनार्दन थी तब तक समझ पा रही थी। मुंबई में रिजर्व बैंक के बाहर इस वक्त जान जोखिम में डालकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बैनरों पर लिखा है कि हे रिजर्व बैंक, आप मोदी सरकार को 2 लाख करोड़ दे सकते हैं, PMC बैंक को 500 करोड़ या 5000 करोड़ क्यों नहीं दे सकते। आपको याद दिला दूं कि इस बैंक का पैसा डूबा तो कई लोग सड़क पर आ गए, उनकी पूंजी बर्बाद हो गई। इनका कहना है कि 60 से अधिक खाता धारकों की इस कारण सदमे और तनाव से मौत हो गई। 9 लाख खाता धारकों के 11,000 करोड़ रुपए फंस गए थे। ये लोग 1 साल में 1 लाख ही निकाल पाए। तालाबंदी ने इनकी हालत खराब कर दी है। सोचिए, आपका पैसा किसी बैंक में हो और बैंक डूब जाए तो सोहित ने इनसे बात की है आपको ही बताने के लिए। 11 महीना 10 महीने से हम कैसे बिता रहे हैं, जिंदगी कर रहे हैं, कुछ हम लोग को नहीं पता है। मेरी लड़के की कैसी जिंदगी बीत रही है पता नहीं। मेरे लड़के को फिट आ रहा है, मेरे लड़के की तबीयत खराब है, मैं कहाँ लेके जाऊँ? जहाँ जाऊंगी वहाँ तो सब पैसे मांगेंगे ना, मैं कहाँ से पैसे ला कर दूँ? कोई मुझे 1500 रुपए ही देगा ना। मेहनत के पैसे हमारे वापिस करो, हमारे पैसे वापिस करो। सर परेशानी अभी आप समझ लो 2 की जगह आधी रोटी खा के गुजारा करना है, वैसे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है ज़िंदगी से। तो मैं बोलना नहीं चाहता, इतनी दिक्कत में हम लोग अभी। मुझे भी ब्लड प्रेशर की मेरी मेडिसिन आती हैं, कम से कम हमारी दोनों की मिला के 3000 की 2,500-3,000 की महीने की मेडिसिन आती हैं, जो कि अभी हम मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर की बंद नहीं करनी है, महंगी है, तो अभी अल्टरनेटिव ड्रेस लेनी चालू कर दिया। तो एक रिस्क है अपनी जान का, बट अभी क्या करें। मैं तो कहूँगा कि मैं कोरोना का शुक्रगुजार हूँ कि जब से कोरोना हुआ तो हमें गुरुद्वारों से 3 महीने तक राशन मिला। 3 महीने तक हमने गुरुद्वारों से राशन खाया, गुरुद्वारों की सपोर्ट से हमने ये किया। अब वो बंद हो गया है और अब हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 4 दिन से हम लोग खिचड़ी खा रहे हैं और ये खिचड़ी भी कितने दिन तक खाएंगे। और मेरे को अपनी लड़की की फ़ीस भरनी है। वो लड़की मेरी B.Ed कर रही है गांव में, उसकी कम से कम 50,000 रुपये फ़ीस है। वो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पे स्किन में इन्फेक्शन आते जा रहे हैं, उसकी मैं ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। क्योंकि अभी खाने के लिए पैसे नहीं है तो अब कहाँ से लाएँ? कभी चप्पलें टूट जाती हैं, कभी कपड़े फट जाते हैं, हम कहाँ से लाएँ? ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की। और किराए के घर में हम रहते हैं, कभी मकान मालिक भी हमको गाली देता है कि है ना, आप किराया कब भर रहे हो, किराया कब भर। हमारा पैसा, हमारी मेहनत का पैसा, पूरा पैसा हमें वापस चाहिए। हम 12 महीने से मर रहे हैं। यस बैंक को 13 दिन में निकालते हो और हमारा क्या? अगर कोऑपरेटिव बैंक से आपको इतनी परेशानी है तो कोऑपरेटिव बैंक बंद करो। सिर्फ GDP की बात नहीं है, कोविड के कारण सूचना संसार सिकुड़ रहा है। आए दिन पत्रकारों की नौकरियां जा रही हैं, उनकी भी जिन्होंने प्रभु के गुणगान में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनकी भी जो नित्य पूजा अर्चना से दूर रहे। हमारे मित्रों की भी नौकरियां जा रही हैं। हर दिन किसी ना किसी के घर में अंधेरा छा रहा है। चैनलों पर जारी अश्लीलता आपके समाज में कैसे स्वीकार्य है, मैं इसे लेकर किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। पत्रकारिता की मृत्यु का शोक अब छोड़ दीजिए। मृत्यु का ऐलान बार बार नहीं किया जाता। जनता अब जनार्दन नहीं रही, जनता अब जजमान है। नारायण नारायण। सरकार की चुप्पी खलती है। पंचतंत्र का श्लोक याद आ रहा है, जिसका मकसद आपको सिर्फ प्रभावित करना है वक्ता की तरफ से। इससे अधिक की इच्छा है तो खुद ही अर्थ पता कर लें। आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिका वकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। पंचतंत्रम 4.48।
चराचर जगत के चराचर नियमों का अध्ययन कीजिए, खुद को प्राप्त करें जजमान, खुद को प्राप्त करें जजमान। जगत कल्याण के इन्हीं आशीर्वचनों के साथ प्राइम टाइम में ब्रेक का वक्त बजा चाहता है। जिन्हें बोलना है बोल रहे हैं। दिल्ली दंगों में 53 लोगों की हत्या हुई, मगर पुलिस उन हत्यारों तक पहुंचने के बजाय उन लोगों तक पहुंच रही है जो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। योगेंद्र यादव, प्रोफेसर अपूर्वानंद, उमर खालिद, कमलप्रीत और हर्षमंदर ने बयान जारी किया है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो प्रदर्शन हुए थे, आंदोलन हुआ था, उससे जुड़े लोगों को बदनाम करने के लिए जबरन साजिश का इल्ज़ाम लगा रही है दिल्ली पुलिस। इन लोगों ने अपने बयान में कहा है कि साजिश की जांच हो रही है या जांच ही अपने आप में साजिश है। आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए आंदोलन में शामिल लोगों को दिल्ली दंगों के मामले में जबरन फंसा रही है। 6 महीने से पुलिस इन आंदोलन से जुड़े लोगों को परेशान कर रही है। लंबे समय तक पूछताछ के लिए बिठा लेती है, जेल में डाल देती है, उन पर आतंक विरोधी कानून की धाराएं लगा देती हैं। बिना किसी आधिकारिक चार्जशीट के कई हफ्तों से लोग जेल में बंद हैं, जबकि हिंसा की बात करने वाले बीजेपी के नेताओं के खिलाफ पुलिस को कुछ भी नजर नहीं आया। अपने बयानों में योगेंद्र, हर्षमंदर, अपूर्वानंद ने कहा है कि पुलिस के ही हलफनामे से साफ है कि इन दंगों में ज्यादातर मुसलमानों की संपत्ति को निशाना बनाया गया, उनकी हत्याएं हुई, लेकिन दंगाइयों को पकड़ने के बजाय उन लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है जिनके खिलाफ हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। यह याद दिलाया गया है कि 25 फरवरी को खुद अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली में हिंसा स्पॉन्टेनियस थी, अचानक थी, लेकिन कुछ दिनों बाद गृहमंत्री लोकसभा में कहते हैं कि हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी। क्या सारी जांच उनके निष्कर्ष को सही साबित करने के लिए की जा रही है? भारत का संविधान जिनको कुछ अधिकार देता है और हम वैसे नागरिक हैं जो पिछले वर्ष भारत में जो एक नया कानून बना नागरिकता का, जो नागरिकता में समानता के सिद्धांत को अस्वीकार करता था और नागरिकता के धर्मनिरपेक्ष आधार पर आघात करता था, उस कानून का विरोध और उस कानून की आलोचना हम सब ने खुलकर की है, लिखकर और बोलकर। और उसके बाद जब उसके विरुद्ध पूरे भारत में आंदोलन शुरू हुआ, अभियान शुरू हुआ, तो उसमें अलग अलग तरीकों से हमने उसका समर्थन किया और उसमें शिरकत की। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने की ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि हमने 2 रोज़ पहले श्री डॉक्टर उमर खालिद का एक बयान पढ़ा जो काफ़ी चिंता पैदा करने वाला बयान है। उस बयान में और उसके साथ जो इंडियन एक्सप्रेस ने कल रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट से यह बात पता चलती है कि इस आंदोलन में शामिल यानी CAA के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल या उसका समर्थन कर रहे लोगों के खिलाफ जबरन हलफिया बयान इकट्ठा किए जा रहे हैं। इससे जांच की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है। इससे हमारे भीतर बहुत चिंता हुई और हमने ये सोचा कि यह बात सार्वजनिक तौर पर साझा की जानी चाहिए। और जिस प्रकार फरवरी में दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, जिस हिंसा में 53 लोग मारे गए थे, 13 हिंदू और 40 मुसलमान, सैकड़ों लोगों के घर बर्बाद हो गए और उनके जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, वो नष्ट कर दिए गए। कई मस्जिदें बर्बाद कर दी गई, तबाह कर दी गई। इस हिंसा के बाद इस हिंसा की जांच जिस तरह होनी थी वैसी न करके और एक बिल्कुल उल्टी दिशा में जांच चल रही है, यह देखकर भी हमें बहुत चिंता है। मई को मैंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी।
यही कहते हुए, श्रीवास्तव जी तब तक कमिश्नर बन गए थे, मैंने यही कहते हुए उन्हें चिट्ठी लिखी थी कि ये जिस तरह से चल रही है इन्वेस्टिगेशन, ये तो अपने आप में कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। और अब जबकि सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें कुछ पता लग गया, इतने लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, हर रोज किसी ना किसी से पूछा जा रहा है, चीजें लीक की जा रही हैं, तो अब हम देख सकते हैं इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा क्रूर मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। 1984 में दिल्ली ने अपनी सड़कों पे एक बहुत विभत्स दृश्य देखा, मैसेकर देखा, लेकिन इस बार एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है। जैसा उमर ने कहा कि जो शिकार थे उनको आरोपी बनाया जा रहा है, ये तो 1984 में भी नहीं हुआ, जिसे आज़ाद हिंदुस्तान ने अब तक देखा नहीं है, और जिसका एट द सेंटर ऑफ इट वाज द आइडिया ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस कास्ट्स, फॉर द अपहोल्डिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और मुझे लगता है कि ये एक वैचारिक, इट्स एन आइडियोलॉजिकल बैटल दैट इज बीइंग फॉट बाय द रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट and significant segments of the people of India. So I do believe that this, what happened in those 100 days, whatever the government might try to crush, it has already broken the belief that all of India or all of the Indian Hindu people want a nation in which other communities and other religious minorities are suppressed. I think that has been broken. That in that sense, the protests have already achieved their purpose. It is true that both the lockdown and all of this suppression has had a deeply chilling effect. But I am very convinced that the people of India who want a country which is built around ideas of fraternity and equality will continue to resist, and will, whatever the government might try to do to suppress our voices, some of us will go to jail, other people will come forward, but this battle is not going to end. पॉलिटिकल मास्टर्स इस बात को पहले बोल दिए, इस पे संसद में बाकायदा बात हुई जब इन्वेस्टिगेशन ढंग से शुरू भी नहीं हुआ था, जहां कुछ नाम पहले से ले लिए गए और बोला इन लोगों ने भी आह्वान किया था और इन लोगों की वजह से हिंसा हुई है, गृह मंत्री द्वारा और सांसदों द्वारा। तो क्या दिल्ली पुलिस आज जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या वो जो कंक्लूजन हमारे नेताओं ने और जो रूलिंग पार्टी है पहले से लेकर आए थे, क्या उनको सही साबित करने के लिए एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? ये सारी चीजें मेजरली डराने के लिए हैं, ये सब लोगों को चुप करा देने के लिए हैं, शांत करा देने के लिए हैं। ये जो प्रोटेस्ट जिस चीज के लिए शुरू हुआ था, जो पूरा मूवमेंट था, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट था CAA, NRC, NPR के खिलाफ, वो मूवमेंट के बारे में भी लोग अब बात ना करें, बात करने से 100 बार पहले सोचे, या सरकार को किसी भी चीज के लिए क्रिटिसाइज करने से पहले सब लोग पहले सोचें कि अगर हम अब बोलेंगे तो शायद हमारे साथ ये सब हो सकता है। तो स्टूडेंट्स की तरफ से, एज अ स्टूडेंट खुद जो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, हम यही कहना चाहेंगे कि ये कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ और अभी जो हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हो रहा है वो पूरा एब्सर्डिटी है। मतलब इसमें लॉ कहाँ है, यही हम पूछेंगे। तो हमने कुछ गलत नहीं किया, जब किसी ने कुछ गलत नहीं किया, हमें पता है कोई एविडेंस नहीं है, तो हम लोग क्यों डरे। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।